चल क्या रहा है आजकल? हाँ, ये रोहित को बताएं क्या चल रहा है? पापा जी वो हम पापा जी वो जूम करें? पापा जी अरे देखो तो कौन आया है, मेरा राजा बेटा। हाँ दे दे मुझे। ओ मेरा राजा बेटा। ओ सोना बेटा। ओ ले। मेरा राजा बेटा कहाँ है? मुन्ना कहाँ चला गया? रूपाली रूपाली। आई माँ। क्या हुआ? अरे मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मतलब? यही तो। यहाँ तो है नहीं। दीपक के पास होगा। चलो देखो। दीपक दीपक। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना का है? हमारे पास नहीं है। दीदी 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 मुन्ना आपके पास है? नहीं? आपके पास नहीं है तो मुन्ना कमरे में नहीं है। घर में ही होगा, कहाँ जाएगा? घर में ही होगा तो कहाँ है? मैं देखता हूँ यार। माँ कहाँ है मेरा बेटा? मिलेगा। रूपाली सब देख रहे हैं ना? कहाँ है मेरा बच्चा? अरे मेरा बच्चा कहाँ है? मैं उठ के लाऊंगी उसको। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बेटा कहाँ है? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। मैं नहीं होगी। अरे मेरा बेटा कहाँ है? मेरे को तो जान दो। मैं उठ के लाऊंगी। हमारे घरों में जब भी किसी नन्हे मेहमान का आगमन होता है तो हमारा मन खुशियों से भर उठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में लड़की नहीं लड़का पैदा हो, जबकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ये ऊपर वाले का दिया एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। मेरा बच्चा। अरे रुक धागा तो बांधने दो। माँ अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। अरे बांधना पड़ता है, मन्नत का धागा है। देखना लड़का ही होगा। हो गया। तू गाड़ी निकाल। कल से आजा आराम से। मैम, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मैम, रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की मौत भूख की वजह से हुई 2 दिन पहले। मैम, हो सकता है कि बच्चा कई दिनों से झाड़ियों में पड़ा। मैम, आमतौर पर ऐसी घटनाएं बच्चियों के साथ होती है क्योंकि बहुत सारी फैमिली है जो बच्चियां नहीं चाहती। लेकिन मैम, ये तो लड़का था। कोई अपने लड़के को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकता? कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई बेटे के लिए दर दर भटकते हैं तो कोई इसे मरने के लिए छोड़ जाता है। हो सकता है ये बच्चा नाजायज हो या फिर किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली हो। हो सकता है मैम। कुछ भी हो नहीं रविश, हमें इसके माँ बाप को जल्दी से जल्दी ढूंढना। तू शर्त लगा ले, भैया ही आएगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि भैया है, नहीं तो दादी बावली हो जाएगी। अगर इसे लड़का हुआ तो मेरा क्या होगा? पहले से ही महारानी के नखरे कम है क्या? भगवान करे इसे भी लड़की हो। मुबारक हो दीपक जी, आपको लड़का हुआ है। थैंक यू माँ। ये लो दीपक जी, आपका लड़का।
राजा बेटा मेरा। सिस्टर सिस्टर, क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। लो, इनकी मिजाज तो अभी से बदलने लगे हैं। अरे पूजा, नव्या, मिले तुम अपने भाई से? आओ, लो मिलो। आओ ना, मिलो। मुन्ना भी मिलना चाहता है तुमसे। चाची, हम क्या भैया के साथ एक सेल्फी ले लें? लो। इनमें तो अकल है नहीं। तू भी बावली हो गई है क्या? कोई फोटो नहीं खींचनी। जाओ, बाहर जाओ। मैम, ये देखो, जहां में वो बच्चा मिला था उससे कुछ दूर पर एक गाड़ी आगे रुकी। इस फुटेज से इस आदमी का चेहरा पता नहीं चल रहा है। इस फुटेज को साइबर सेल भेजो। शायद वो इसे क्लीन करके इस आदमी की फोटो हमें देगा। और हाँ, आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बड़ा भैया भैया कर रही थी ना, अब पड़ गई ना डांट। अब चुपचाप से यहाँ बैठो और कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की, समझी ना? चलो जाओ जाओ। बहू, पोता देकर खुश कर दिया तूने। तू नहीं समझती मैं कितनी खुश हूँ। इस वंश का वारिस है ये। ये हमारा इस घर में आखिरी जश्न है। सही बोल रही हूँ, देख लेना, कुछ दिनों में हमारी हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। अरे बधाई हो समधन जी। लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे मेरा सोना बेटा, एक मिनट। छोटा छोटा बच्चा, ये लो। आहा। और समधन जी, ये आपके लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हमारे नाती को हमारे साथ ले जाऊं? नहीं नहीं समधन जी, बिल्कुल नहीं। पहला पोता है हमारा, हमें तो खुशियां मनाने दो। आइए ना, आइए, नाश्ता तो करें। जी बहू, ठीक है। नाश्ता ला। मैम, उस कार की डिटेल्स आ गई हैं। किसी दीपक गहलोत के नाम से रजिस्टर्ड है। ये उसका एड्रेस है। पता करो ये दीपक गहलोत उस दिन वहां क्या कर रहा था। बेटा रूपाली, मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी पैदा करने का श्राप तुमने मिटा दिया। इस घर में बेटा पैदा करने वाली तुम सबसे पहली लड़की हो। कैसी बातें कर रही हैं माँ? श्राप व्राप कुछ नहीं होता, ये सब हमारे मन का वहम होता है। तुम नहीं जानती। अपनी बहन को देखो, बेटियों पे बेटियां पैदा कर रही हैं और इसकी सास आए दिन इसे ताना मारती है। बेटियां पैदा करना बहुत बड़ा बोझ होता है। माँ बस करिए। तुमने अपनी सास को देखा, कितनी खुश थी। अगर आज तुमने बेटी पैदा की होती तो क्या वो इतना खुश होती? कैसी बातें कर रही हो माँ? आज के ज़माने में लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं। तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने बेटा पैदा किया है। चलो छोड़ो इन बातों, जल्दी से घर आना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ घर आने का, बहुत दिन हो गए। जल्दी आती हूँ।
दीपक गहलोत कौन है आप में से? सर मैं हूँ। बाहर आइए, आपसे 2 मिनट बात करनी है। आइए। गाड़ी नंबर AQ1596 आप ही की गाड़ी है? हाँ। 3 अप्रैल की शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आपकी गाड़ी को शहर के बाहर जंगल में देखा गया। क्या उस गाड़ी में आप थे? 3 अप्रैल की शाम को सर एक्चुअली मैं कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फ़ोन आया कि मेरी बीवी लेबर पेन में है, तो मैं वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? दरअसल जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उससे कुछ दूर हमें एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और आप जानते हैं ना कि इंजीनियर की छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। एक्चुअली किसी काम से मैं नेवी ऑफिस ही जा रहा था, बट फिर घर से फ़ोन आया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, फ़ोन कॉल अटेंड किया और वहाँ से वापस आ गया। दैट्स इट। क्या हुआ दीपक? क्या हुआ साहब? 2 दिन पहले ही मेरा पोता हुआ है। लोग घर पे खुशियां भी ना मनाए, क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं? ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। डोंट वरी सर, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा। थैंक यू। मैम, दीपक गहलोत के घर में भी उसी दिन बच्चा हुआ है और परिवार में जश्न का माहौल है। ये महज इत्तेफाक है कि उन दोनों बच्चों में कोई कनेक्शन है? जिस दिन उस बच्चे की मौत होती है उस दिन दीपक को भी बेटा पैदा होता है। शहर से आने के तो कई रास्ते हैं नीरज, वो उसी रास्ते क्यों लौटा? और अगर हमेशा उसी रास्ते से लौटता है तो उस दिन वहीं पर क्यों रुका? ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया है नीरज। मैम, कहीं ये दीपक गहलोत हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो, दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब मंगवा लो, इससे मामला काफी साफ हो जाएगा। और हाँ, इसके माँ बाप को ढूंढ निकालो, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में खबर लो और वहां से नवजात बच्चों की लिस्ट निकालो और पता करो किसी ने नवजात बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराई। ओके मैम। मैम, ये रहे दीपक गहलोत के कॉल रिकॉर्ड्स। मैम, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दीपक की एक नंबर पर लगातार बात होती थी, बट वो नंबर ना तो उसके घर वालों का है और ना ही ऑफिस वालों का। किसका है ये नंबर? मैम, किसी लेडी तांत्रिक का। लोग उसे मानसी माँ के नाम से बुलाते हैं। तांत्रिक? इस मानसी माँ की पूरी कुंडली निकालो। ओके मैम। अच्छा, ये मानसी माँ के बारे में कुछ पता है आपको? ज्यादा तो साहब हमको नहीं पता है, पर लोग बाग यहाँ आया करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिससे उनकी परेशानी से उन्हें छुटकारा मिलता है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ शांति नाम की एक लड़की है, वो उनके यहाँ पहले से काम करती थी, आप उससे पता कर लीजिए। शांति जी हाँ साहब, पहले मैं उनके यहाँ काम करती थी। तो फिर आपने उनके यहाँ से काम कब और क्यों छोड़ा? पिछले महीने ही मैंने उनके यहाँ से काम छोड़ा साहब। उन्होंने बोला कि वो कहीं और जाने वाली। अच्छा, है मानसी से लोग कांटेक्ट कैसे करते थे? साहब, वो सबसे पहले फोन पे बात करती थी, फोन पे बात करने के बाद ही वो किसी को मिलने का समय देती थी। कहिए, क्या परेशानी है आपको? दीपक गहलोत किस वजह से मिलता था आपसे? वो अपने परेशानी का हल पाने के लिए यहाँ आता था। उसे अपने होने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी, इसलिए वो मेरी शरण में आया था। मैंने उससे पूजा करवाई, देवी माँ से प्रार्थना की और उससे बेटा पैदा हुआ। आप कौन हैं? और दीपक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपने क्या किया और क्या नहीं, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल जब तक आपको इस शहर से बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए, इसी शहर में अपनी साधना में लीन रही। हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई।
समझ गए? ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तांत्रिकों के झांसे में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ये दीपक भी आ गया। इस बच्चे की मौत के साथ ना ये मानसी और दीपक का गहरा कनेक्शन चलेंगे। नीरज, दीपक के घर के आसपास वालों से पूछताछ कर। ओके मैम। हाँ साहब, वो यहीं से सामान ले जाती हैं। अच्छा, रोजमर्रा का सामान ले जाती है या फिर और कुछ भी? उड़द की दाल और काले तिल कुछ ज्यादा ही ले जाती है। कभी कभार दर्द की दवा लेने आती है। ये मानसी कहाँ गई? वो हर रोज शहर के किसी मंदिर में जाती है पूजा करने। अच्छा, आपने कभी इनके यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? पिछले हफ्ते मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एक तरफ जहां हमारे देश की बेटियां ओलंपिक से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे समाज को अब भी एक पुरुष प्रधान समाज बनाए रखने में लगे हुए हैं। जैसे ही रूपाली ने एक बेटे को जन्म दिया, वैसे ही उसकी सास और बाकी के लोगों की नजरों में उसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई। बहू, कल से दीपक के कमरे की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। और सुनो, सफाई होने के बाद कमरे को ताला लगाना। तुम्हारी लड़कियां बहुत बदमाश हैं, उनके सामान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी? मेरी बेटी हुई थी तो मिठाई तक बांटने में बुखार आ रहा था माँ को, और रूपाली के बेटे को सोने की चेन दी है माँ ने। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोनाली, अंदर देखो। जतिन, तुम इधर देखो। सर, ये छोटे बच्चे का सामान मिला है। एक बात तो पक्की है, मानसी का उस बच्चे की मौत और दीपक के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर। मैम, कहीं ये कोई बली वली का चक्कर तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उस बच्चे की बॉडी पर ना कोई निशान, ना उसका बॉडी पार्ट आया। बली नहीं है नीरज, बात कुछ और है। उस दीपक को थाने में बुलाओ इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। मैम देखिए, आप मुझसे पूछताछ करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मेरे पास मेरा खुद का बेटा है, तो मुझे किसी और के बच्चे की क्या जरूरत है? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? देखिए मैम, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और काम के सिलसिले में मैं साल में 8-9 महीने शिप पर ही रहता हूँ। और रूपाली की प्रेगनेंसी को लेकर मैं बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए जो भी पूजा पाठ विधि विधान कराने थे मैंने कराए, और इसके लिए मैं मानसी माँ से मिलता था। इसके अलावा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी परमिशन के बिना कहीं मत जाना। और हाँ, ड्यूटी पर जाने के लिए भी आपको हमारी एनओसी लेनी पड़ेगी। ओके मैम। दीपक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, सब ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ। रूपाली के बेटे के जन्म से कहीं खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी, तो कहीं जलन और ईर्ष्या का सैलाब उमड़ चुका था। रूपाली अपने पति, सास और मायके वालों की चहेती बन चुकी थी। क्या रूपाली की जिंदगी में आई ये खुशी बहुत जल्द किसी अनहोनी के रूप में बदलने वाली थी? बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद रूपाली अपने मायके गई थी और वहीं पर घर के अंदर से उसका बच्चा गायब हो गया। दीपक के पास होगा, चलो देखते हैं। दीपक, दीपक, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? कौन था ऐसा जो रूपाली के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था और क्यों? मैम, मैं घर में ही था, यहाँ बैठा चाय पी रहा था। मैं बाथरूम में थी। मैं अपने ही कमरे में थी, मुन्ना के साथ खेलने के लिए गई तो देखा पालने में मुन्ना नहीं था। और हम लोग भी हमारे ही रूम में थे। मेन डोर का लॉक किसने खोला? पता नहीं मैम। बच्चे की कोई फोटो है? ना, मेरे पास है। चलिए। मैं 2 मिनट के लिए बच्चे को छोड़कर गई और बच्चा गायब हो गया। किसी ने ध्यान नहीं रखा। हाँ,
मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैम, मैंने बच्चे के फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। नीरज, सबसे पहले हमें एक मरा हुआ बच्चा मिलता है, उसके बाद मानसी गायब हो जाती है, उसके बाद अब दीपक का बच्चा गायब। मुझे इन सारे इंसिडेंट्स में गहरा कनेक्शन लग रहा है। मानसी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो और दीपक को भी रैडर में रखो। इन दोनों वारदातों के साथ दीपक जुड़ा हुआ और वो मानसी को भी जानता है। उसके ऑफिस में पता लगाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैम, दीपक गहलोत साल में 8 से 9 महीने समुद्र में रहता है। आपको लगता है कि उसके ऑफिस वालों को कुछ पता होगा? नीरज, है तो ये तुक्का, लेकिन कभी कभी तुक्के भी बड़े काम आ जाते हैं। मुझे दीपक और रूपाली के परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए, जल्द। ओके मैम। सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी, दीपक गहलोत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीपक बहुत ही कमीना आदमी है सर। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब वो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए मुझे यूज़ करता रहा। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और अपनी बीवी को भी तलाक देगा। लेकिन जब उसकी वाइफ को बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तब उसने कहा कि उसको मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। वो अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है सर। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक गहलोत से बदला लेने के लिए आपने उसके बेटे को किडनैप किया और फिर मार दिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उसकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस मासूम बच्चे की क्या गलती है इन सब चीज़ों में? सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन हमें पता चला कि अगर आप कुछ झूठ बोल रही हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके बाद इस केस की दिशा ही बदल गई। जब रूपाली को दीपक के अफेयर के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने ना सिर्फ दीपक बल्कि हर्ष और गिरीश पर भी हमला करने की कोशिश की। तुमने गायब किया ना मेरे बेटे को। कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो बोलो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। उस औरत को दिया ना, मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम सब जलते हो मेरे बेटे से, इसीलिए गायब किया ना मेरे बेटे को। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही है सब? उसी औरत को दिया ना मेरा बच्चा। खुद का बेटा पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा लाके दो। लाके दूंगा रूपाली, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कुछ भी करके ना हमारे बच्चे को वापस लेके आऊंगा। मैं पेपर में इश्तेहार दूंगा, मैं लोगों से कहूंगा जो भी मेरे बेटे को लाके देगा ना, मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए? ऐसे किससे घर से गायब हो गया? आने दो मेरा पोता घर, किसी को देखने तक नहीं दूंगी। इसीलिए भगवान तुम लोगों को लड़का नहीं देता है। माँ जी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? कैसे बोल सकती हूँ मतलब? जो है सो है। बहन जी, ये क्या कह रही है आप? सच तो कह रही हूँ मैं। लड़का है तुम्हारे घर में? नहीं है ना, इसीलिए तो आपको अहमियत नहीं है। चल बेटा चल। कीजिए प्लीज, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। रूपाली, चले जाओ यहाँ से। चल यहाँ से। माँ एक बार नहीं रुकना यहाँ, चल। रूपाली मेरी मान से गए, चले जाओ यहाँ चल यहाँ से। चल तू, चल यहाँ से, चल। मैम, एक बात तो साफ है, ये दीपक जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और बाकी के लोग? मैम, रूपाली के बेटा होने से उसकी जेठानी हर्षा काफी चिड़ी हुई थी। इनफैक्ट उसकी खुद की बहन भी इस बात से नाराज थी। मैम, खानदान में काफी दिनों के बाद एक बेटा हुआ, इसलिए कुछ लोग नाराज थे और कुछ लोग खुश। इसका मतलब ये हुआ कि रूपाली के बच्चे के गायब होने के पीछे किसी घर वाले का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है। सब पर नजर रखवाओ। ओके मैम। मैम, जिस बच्चे की लाश झाड़ियों के बीच मिली थी उसके माँ बाप है। फौरन अंदर लाओ। जी। क्यों फेंका बच्चे को? माफ करना मैडम, मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला। थोड़ी अपनी अकल का भी इस्तेमाल करो। यहाँ क्या मिलेगा तेरे बच्चे को और तू उसे क्या दे पाएगा? अरे तो खुद ही तो परेशान रहता है। वहां जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी तेरे बच्चे की। तू ये पैसे रख और इससे अपनी जिंदगी सुधार। बच्चा मुझे दे दे। पैसे और गरीबी की वजह से मैं बहक गया था।
मैंने सोचा कि मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन जब मुझे बाद में पछतावा हुआ तो मैं पैसा लेकर अपने बच्चे को लेने के लिए निकल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तुम्हें जब पता चला कि तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुमने दीपक के बच्चे को किडनैप किया और उसे मार दिया, है ना? मैडम, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, मैं किसी को क्या मारूंगा? मेरी खुद की गलतियों की वजह से मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया। मैं किसी के बच्चों को क्यों मारूंगा मैडम? मानसी से आखिरी बार तुम्हारी कब बात हुई? कल शाम को। कल शाम को? नीरज, फॉरेन लोकेशन ट्रेस करो, पता करो लास्ट कॉल उसने कहां से किया। उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी। ओके मैम। अरे आप लोग यहाँ? बहुत जादू तो हो गया मानसी जी, अब थाने चलिए, आपके सर पे चढ़ा भूत उतारना है। अरे थाने? लेकिन क्यों? वो सब तो थाने में बता देंगे। चल। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं पता मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं पता? नहीं, बताती हूँ मैडम, रुकिए बताती हूँ। दीपक को बहुत चिंता थी कि रूपाली को बेटी हो गई तो उसकी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मैंने बच्चे का इंतजाम किया। वो डॉक्टर दीपक का दोस्त था, उसने जांच के दौरान बता दिया कि रूपाली के पेट पे लड़का है, लेकिन मुझे तो वो बच्चा दीपक को देना ही था, तो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दीपक ने उस बच्चे का क्या किया। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया दीपक? 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 दीपक! दीपक की मौत के बाद रूपाली की जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न ले लिया था कि जहां कल तक सबने उसे सराखों पर बिठाकर रखा था, वहीं आज दीपक के जाने के बाद रूपाली को ही सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। रूपाली की जिंदगी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। पहले उसका बच्चा गायब होता है और फिर पति की मौत। और इसके बाद आगे जो होने वाला था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। माँ, देखो रूपाली ने क्या कर लिया। रूपाली! ये सब कैसे हुआ? मेरी बहन और मेरे जीजा ने मुझ पर हमला किया। मारना चाहते थे वो मुझे। क्या? पर क्यों? जलते थे वो मुझसे। जब से मेरा बेटा हुआ है बहुत जलते हैं। उनकी बेटी है ना, इसलिए। चाकू कमरे में ही रखा है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें प्लीज। ऐसा रूपाली ने बोला आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या मिलेगा ये सब करके? आपको पता है, सबसे पहले उसे सोनाली ने देखा, फिर हम सबको बुलाया, हमने उसे यहाँ एडमिट करवाया। अगर हमें उसे मारना ही होता तो मारने से पहले उसे एडमिट क्यों करवाते? तो फिर रूपाली झूठ क्यों बोल रही है? मैम, मुझे नहीं पता वो झूठ क्यों बोल रही है। अरे आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये मैं और मेरी बीवी थे जो गली गली घूमकर उस बच्चे के मिसिंग पोस्टर लगवा रहे थे कि किसी तरीके से बच्चा मिल जाए। ये हम थे जो भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, रूपाली ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बहुत जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। अब रूपाली खतरे से बाहर है, पर एक बात अजीब है, ये सारे चोट के निशान ऐसे हैं जैसे किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। मैं समझी नहीं। जितने भी घाव रूपाली के बॉडी पे हैं, वो खुद को चोट पहुंचाने की वजह से हैं। और हाँ, ये घाव कोई जानलेवा नहीं है। लेकिन रूपाली ने खुद पे हमला क्यों किया? मैडम, हो सकता है कि बच्चे की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ा हो, इसीलिए उसने ये सब किया। और माओं की तरह वो भी अपने बच्चे से प्यार करते थे। कुछ भी कीजिए, उसे उसका बच्चा चाहिए। हम ढूंढ कर ले आए, उसे बच्चा चाहिए। रूपाली अपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आपकी बहन और आपके जीजा ने
आपको मार डालने की कोशिश की है। जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं रूपाली, किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज कराना अपने आप में एक संगीन जुर्म होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पता नहीं क्यों अपनी बहन पर इल्जाम लगाया। मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मेरे बच्चे का तो पहले से ही पता नहीं है और अब पति भी नहीं रहा। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस ले दे। पहले बच्चा गायब हो जाता, अब उसके पिता के मर्डर का राज भी सुलझा। क्या इन सब के पीछे सुहानी का हाथ हो सकता है? नहीं मैम, मैंने चेक किया है, मर्डर वाले दिन सुहानी शहर में नहीं थी। किसी और को हायर करके भी तो कर सकती है। नहीं मैम, मैंने इस एंगल पे भी काम किया है। सुहानी ऐसे किसी भी आदमी के टच में नहीं जो ऐसा कुछ कर सके। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो फिर वो बच्चा जिसकी लाश हमें झाड़ियों में मिली, उसके माँ बाप, ये काम उनका भी तो हो सकता है ना? नहीं मैम, वारदात के दिन ये दोनों अपने रिश्तेदार के घर थे और इन दोनों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये ऐसा कुछ करवा सके। बाकी बच्ची रूपाली खुद ना सके पर किसी को हायर करके ये काम ये भी करवा सकती है। धोखे का जख्म इंसान को वार करने पर मजबूर कर ही देता है नीरज। जहाँ से हमें बच्चे की लाश मिली थी उसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज से हमें दीपक की गाड़ी का पता चला था। उसके बाद फिर दीपक के कॉल रिकॉर्ड से हमें तांत्रिक मानसी माँ का पता चलता है। अच्छा, इन दोनों ने अपने मरे हुए बच्चे की लाश को शिनाख्त कर दिया? यस मैम, कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी, उसके बाद ये लोग इसका दाह संस्कार करते हैं। मेरे पति ने आपके बच्चे को मारा था ना, इसीलिए वो भी मर गया। मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। ऐसा मत बोलिए, इसमें एक मासूम की क्या गलती है? देखना, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से भी उसके लिए दुआ करूंगी। मेरा बच्चा मर जाएगा, इस सब की सजा उसे मिलेगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। मैम, एक आदमी है जो रूपाली के बेटे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अंदर लेके आओ। जी। अब मैडम, वो उस बच्चे के बारे में जो भी कुछ जानते हो बताओ। मैडम, 20 अप्रैल के दिन जब मैं अपने ठीक है मैडम। उस पूरे इलाके को छान मारोगी, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगने वाला है। ओके मैम। प्लीज आप लोग अभी बाहर जाइए। अच्छा। क्या वो आप ही का बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा मुन्ना है। अपने बेटे का कोई बर्थ मार्क बता सकती हैं आप? हाँ हाँ, उसके बाएं पाँव पे एक तिल है। मैम, इस इलाके में 4 ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चों की यूनिफॉर्म सेम है। एक काम करो, सारे स्कूल के टाइमिंग चेक करो। वो बच्चा सुबह गायब हुआ। मैडम, हमें हमारा पोता वापस दिला दो। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है वो। मुझे पता है ये सब उस रूपाली का किया धरा है। पहले तो उसने मेरे पोते को गायब किया और बाद में मेरे बेटे को मार दिया। आप बस हमारा पोता वापस दिला दो।
देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही लंबा कोर्ट प्रोसीजर है। नीरज मैम, इन दोनों बच्चों के स्कूल में पता करो। पुलिस ने जब स्कूल में पूछताछ की तब उन्हें ऐसी बात पता चली जिसने सबके होश उड़ा दिए। 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये दोनों लगातार स्कूल नहीं आई। आप दोनों 14 अप्रैल को स्कूल जाने के लिए निकले थे, पर आप लोग स्कूल गए ही नहीं। कहाँ थे आप दोनों? देखो, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बेटा इधर देख, मेरी तरफ। बिल्कुल डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ। हम उसकी नानी के घर जाकर उस पे नजर रखने लगे। जब भैया पैदा हुए थे तब हम बहुत खुश थे। सिस्टर, क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। कोई फोटो नहीं खींचनी, देख ले रही हो, सो रहा है वो। मम्मी हमें कहती थी कि भैया के आने के बाद हमें अपने घर में नौकर की तरह रहना होगा। तुम्हारी चाची को बेटा हुआ है और इसका मतलब जानती हो? बेटा मतलब बेटियों की अहमियत कम हो जाती है। अब इसके बाद इस घर में नौकरों से ज्यादा अहमियत नहीं है। बार बार वहां जाके खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती हो। भैया को ही सब प्यार करेंगे क्योंकि वही अकेला बेटा है घर में। और मालिश संभाल के करना, मुन्ने को किसी चीज की कोई कमी ना हो। चाची, हम भैया को गोद में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, मालिश के बाद। हम भी मालिश करेंगे भैया की। अच्छा, आओ। अरे नहीं नहीं, छूना नहीं, छोटा है अभी, सिर्फ 3 दिन का। अरे कोई बात नहीं माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हम भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम तो बस सारे घर वालों से प्यार चाहते थे, वो प्यार जो भाई को मिल रहा था। देखिए, इस जुर्म के लिए इन दोनों बच्चियों को एटलीस्ट 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। लेकिन अगर रूपाली केस वापस ले ले तो हम इन्हें छोड़ देंगे। ये दोनों घर जा सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जुर्म भले ही बच्चियों ने किया, लेकिन इस जुर्म को बढ़ावा दिया है आप सबकी सोचने मिलकर। नव्या और पूजा के खिलाफ रूपाली ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया, जिसके बाद उन दोनों बच्चियों को रिहा कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि नव्या और पूजा ने जो किया उसके लिए वो कितनी जिम्मेदार है। एक लड़की होने की वजह से जो नफरत उन्हें मिली वो कितनी जायज है। आखिर हमारे घर में लड़का पैदा हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम हमेशा लड़का होने पर ही जोर देते हैं और लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं? अब वक्त आ गया है कि हमारे समाज से इस विकृत मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। बच्चों के पैदा होने से पहले उनके लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले लोगों और इसका समर्थन करने वाले डॉक्टर्स को कड़ी सजा हो सकती है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पर बारूद की खोज करने वाला सिर्फ तबाही चाहता था, ये कह पाना आसान नहीं है। लेकिन जो तबाही करने की ठान लेते हैं वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं। क्या पता नहीं, मेरे को सुई चुभाया, मेरा बैग लेके भाग गया। साल 2015 की शुरुआत में यूपी के भीड़ भरे बाजारों में लूट की कुछ ऐसी वारदातें हुई जिनकी मोडस ऑपरेंडी में हथियार था इंजेक्शन।
एक के बाद एक होते इन हादसों से उन खौफजदा लुटेरों का नामकरण हुआ इंजेक्शन गैंग। इस केस में विक्टिम ऐसी आपबीती से गुजर रहा था कि उसे भनक तक नहीं हुई कि कोई पीठ पीछे ऐसे मुखौटे में था जिसकी तलाश में पुलिस वालों की नींदें भी उड़ने वाली थी। रोहित जी, नाश्ता नहीं किया, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया हम आज। निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा, तू निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा। बहू कितनी बार बोले हम, रिंकू को बाहर मत लेके आया करो, अंदर लेके जाओ। सरपंच तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच। अरे रोहित, क्या हुआ तुझे? इतना अपसेट क्यों है? घर से झगड़ा करके आया क्या तू? मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, पापा भी आने वाले, पापा आने वाले। 26 अगस्त 2016 की शाम सविता मिश्रा अपने पति रोहित मिश्रा की इंतजार में अपने 9 महीने के बेटे रिंकू की बिलखती किलकारियों को उसके पिता के लौट आने की उम्मीद का दिलासा दे रही थी। वहीं रोहित मिश्रा दिन भर की थकान और अपने जीवन के कुछ अस्पष्ट तनावों से जूझता हुआ अपने घर लौटने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ चुभा। चुभा? ऐसे खून निकल रहे हैं। पर्स मोबाइल चेक कर एक बार। हाँ सब है। चल चलते हैं। रोहित, 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 रोहित। होश आया? नर्स डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ, उनसे कहो इमरजेंसी है, और तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। कैसे? हेलो डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट कोमा में चला गया है। सर, पेशेंट के गले में सिरिंज के जरिए पॉइजन इंजेक्ट किया गया है। पॉइजन? पॉइजन क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर पॉइजन इतना सेंसिटिव है कि बॉडी के सेंट्रल नर्व सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। डॉक्टर इमरजेंसी है। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो।
यहीं पे इंजेक्शन अटैक हुआ सर। ना मैं देख पाया ना रोहित ने। रोहित का बैग या पर्स वगैरह कुछ गायब हुआ? नहीं सर, कुछ गायब नहीं हुआ। सर, आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। सिरिंज अटैक करने वाले को भी किसी ने विटनेस नहीं किया। मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है कि पता करें इस इलाके में कौन सा इंजेक्शन गैंग एक्टिव है। नहीं सिंह, अगर ये काम इंजेक्शन गैंग का होता तो फिर रोहित के साथ लूट क्यों नहीं हुई? और वैसे भी अभी तक हमारे पास इंजेक्शन गैंग के जितने भी मामले आए हैं, किसी में भी विक्टिम पे पॉइजन अटैक नहीं हुआ। तो फिर रोहित को बिना लूटे उसको पॉइजन इंजेक्ट क्यों किया गया? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ये सवाल खड़े हो गए थे कि रोहित पर हुआ इंजेक्शन अटैक अगर एक नाकाम लूट का मामला था तो लूट का इरादा रखने वाले इस इंजेक्शन गैंग ने आज से पहले किसी विक्टिम पर पॉइजन इंजेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए इंजेक्शन गैंग से जुड़े हिस्ट्री शीटर्स और ब्लैक लिस्टेड लोगों को एक के बाद एक तलब करके रोहित पर हुए इस जानलेवा हमले की गुत्थी को साफ करना चाहती थी। साहब हमारे सिरिंज पे तो सिर्फ पानी होता है, डिस्टिल वाटर साहब। सारे आदमी वहाँ जहर से मर गया और तू पानी पानी कर रहा है। साहब हमने उस आदमी को सुई नहीं छुपाई साहब, हमारी कोई नियत नहीं है किसी को भी मारने की साहब। हम तो लोगों को सुई छुपाते और उनको लूट लेते साहब। रोहित पर हुए अटैक में किस गैंग की भागीदारी थी ये साफ नहीं था, लेकिन रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या में इस्तेमाल किए गए जिस पॉइजन का जिक्र आया उसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के ब्लड में कोबरा का जहर मिला, लेकिन कोबरा के जहर के साथ मिडाजोलम और फुटपिन नाम के केमिकल लिक्विड मिक्स किए गए, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो गई और इनिशियल स्टेज पे पॉइजन के सिम्टम्स नहीं दिखे। यानी किसी ने पर्पसली ऐसा पॉइजन बनाया जिससे कि बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। पता लगाओ रोहित की लाइफ में कौन ऐसा है जिसका मोटिव रोहित को मारने का हो सकता है। सर, निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा तू, तेरा वंश खत्म हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जा तू। क्या है जख्म का नासिर बना रहे हो? चलो यहाँ से। निर्वंश हो जा, चलो निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा तू, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जा तू। सुनिए, ये कौन है आदमी जो इतना चिल्ला रहा था? ये रोहित के ताऊजी हैं, सरबन मिश्रा के बड़े भाई। क्यों चिल्ला रहे थे? सर, ये हमेशा ऐसी बद्दुआएं देते रहते अपने छोटे भाई को कि वो निर्वंश हो जाए, निर्वंश हो जाए। आधी बद्दुआएं तो इनकी लग भी चुकी है। आधी मतलब? सरबन का एक बेटा तो मर गया है, भगवान दूसरे को बचाए इसकी बद्दुआ से। साहब, हमारे बड़े भाई साहब के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का देहांत होने के बाद भाई साहब एकदम पगला गए, सबको श्राप देते हैं। पता चला आपके भी 2 बेटे हैं। आपका दूसरा बेटा कहाँ है? उसे ट्रैकिंग का शौक है, वो हफ्ता भर पहले ही उत्तरांचल गया है। उसे तो पता भी नहीं है साहब के उसका बड़ा भाई। आपने उसको फोन नहीं किया? फोन किए थे साहब, लेकिन वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था। आपके पड़ोसियों को लगता है कि आपके बड़े भाई की बद्दुआ लग गई आपको। आपको क्या लगता है रोहित के मर्डर में किसका हाथ हो सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हम तो कोयले के व्यापारी हैं, मेहनत मजदूरी करके रोहित को पढ़ाया लिखाया, उसकी बैंक में डिप्टी मैनेजर की जॉब लगी तो सोचा कि बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन क्या पता था साहब हमारी आस ही मर जाएगी। सविता जी, आपको किसी पे कोई शक? साहब, हमको नहीं लगता कि उस बैंक वाले को इंजेक्शन गैंग वाले लोगों ने मारा होगा। उठाए गिरे लोग हैं साहब, 4 अंडे खाते ही सब उगल देते हैं, तो उन लोग से मर्डर करवाने का रिस्क कोई नहीं लेगा साहब। देख, मर्डर तो पूरी प्लानिंग से हुआ है। रोहित बैंक में डिप्टी मैनेजर था, उसे ना चाहने वाले भी बहुत लोग होंगे, और जिस वक्त अटैक हुआ वो अपने कलीग राहुल के साथ था। एक काम कर, उस राहुल की भी फील्डिंग लगा और ये भी पता कर कि बैंक में रोहित का किसी से 36 का आंकड़ा तो नहीं था।
है? साहब जो कुछ बोलना है हमें बोलिए, इन्हें कुछ मत बोलिए। ये किसी की कुछ बात नहीं समझते। लेकिन इन्हें गालियां दे दे के दूसरों को कोसना आता है। सबको नहीं कोसते, ये सरबन को ही कोसते बस। उसे ही क्यों? खा गया वो हमारे बच्चों को। साहब 20 साल पहले की बात है, जब हम गांव में थे, हमारे बच्चे उस सरपंच के आंखों के सामने खेल रहे थे और खेलते खेलते पैर फिसलकर तालाब में गिर गए और एक कमीना सरपंच खड़े खड़े देखता रहा। तैराक है वो, फिर भी जानबूझकर उसने नहीं बचाया ताकि हम दोनों के गुजरते ही सब कुछ उसका हो जाए। यही बात से इनका दिमाग हट गया और गांव की जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर हम शहर चले आए। तो ये मरतूत ये भी पीछे पीछे चला आया। आपके पति कुछ काम काज भी करते हैं या सिर्फ अपने भाई को ही कोसते रहते हैं? साहब घर के पीछे 2 दुकानें हैं, उसका किराया आ जाता है, बस हमारी जिंदगी चलती रहती है। पर अब कुछ नहीं रहा, अब मौत का इंतजार है। साहब इनको चीनी का बीमारी है, वो इंश्योरेंस का इंजेक्शन लगाते हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये दर्शन पागल है, लेकिन ये इंजेक्शन खुद ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित के मर्डर में दिमाग इसी का हो? सर देहाती है, कोबरा के जहर का बंदोबस्त तो कर ही सकता है। इस दर्शन की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता करो क्राइम सीन पे इसे किसी ने देखा था क्या? सर पुलिस एक तरफ ये जानने में जुट गई कि कहीं रोहित के पिता के बड़े भाई की बद्दुआ में किसी अपराध की मंशा तो नहीं छिपी थी। वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं रोहित के मर्डर का एंगल रोहित के कामकाज से तो नहीं जुड़ा था। लेकिन फिलहाल पलड़ा रोहित के पिता और उनके भाई की पुरानी रंजिश का ही भारी था। जिस शाम रोहित का मर्डर हुआ तुम भी उसी मार्केट में थे, क्या करने गए थे वहां? साहब रसोई का सामान खत्म हुआ था, वही लाने गए थे। चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए, सामान की रसीद भी है। रसीद कटा के रखने से हम तुम्हारी बात को सच मान लेंगे? साहब इन्हें अगर कुछ करना होता ना तो 20 साल थोड़ी इंतजार करते। सर रसीद सही है, रसीद पर 4 बजे का टाइम है, जबकि रोहित पर अटैक शाम को 5 बजे हुआ है। दर्शन उसकी पत्नी पार्वती 5:30 बजे घर गए। गुप्ता, उस बाजार से दर्शन और पार्वती के घर की दूरी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की है। हो सकता है उन लोगों ने 4 से 5 बजे तक वहां इंतजार किया हो और फिर रोहित पर अटैक करके वहां से चंपत हो गए हैं। लेकिन सर कोई एविडेंस नहीं है, उसके घर से सिर्फ इंसुलिन मिला है, क्राइम सीन पे भी उसे नहीं देखा गया है। इवन रोहित का दोस्त राहुल ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन गुप्ता, किसी ना किसी ने तो दुश्मनी निकाली ही है। दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, हाँ लेकिन बड़े भाई साहब पागलपन में बद्दुआ तो देते हैं। सरपंच तू निर्वश हो जा, निर्वश हो जा। पागलपन में हमारे बेटे को मार दिए हो तो सब उसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। अगर आपके बड़े भाई साहब आपके पहले बेटे रोहित को मार सकते हैं तो वो दूसरे बेटे बॉबी को भी मार सकते हैं। आपने बॉबी को फोन वोन किया? हाँ साहब, आज सुबह दोबारा किए थे लेकिन लगा नहीं। एक काम कीजिए, हमें बॉबी का फोटो और फोन नंबर दीजिए। अभी लाते हैं। number you have called is currently not reachable. सर बॉबी का फोन नॉट रीचेबल। सरबन ने कहा था कि बॉबी उत्तरांचल गया है। ये बॉबी के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो, पता करो उसका फोन लास्ट टाइम उत्तरांचल के किस एरिया में एक्टिव था। साहब रोहित का कोई भी बैंक वाला ऐसा नहीं है जिसने रोहित से दुश्मनी निकाला हो, लेकिन 6 महीने पहले था। रोहित ने उसके साथ अपने साले को भी अंदर करवाया था। साला? साला कौन है? रोहित की बीवी ना सविता, उसका छोटा भाई है रघु दुबे। साहब वो बैंक वाला अभी तक जेल में सड़ रहा है, लेकिन ये 15 दिन पहले बाहर आया है। सुनने में आया कि 1 नंबर का गंजड़ी साहब सुई से ड्रग लेता है साहब। क्या पता वही सुई चुभा दिया होगा जीजा को।
साहब, रघु घर पे रहता कहाँ है? 6 महीने से तो जेल में था। अपने जीजा के जाने के बाद हमसे मिलने तक नहीं आया। रघु का नंबर दीजिए हमें। हाँ, अभी देती हूँ। इसके लिए आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, फोन बंद आ रहा है। हाँ सर, रघु को नशे की आदत थी, पर हमको उससे मिले अरसा हो गया सर। वो इस वक्त कहाँ होगा हमको कुछ नहीं पता है। रघु को उसके जीजा ने ही जेल करवाई थी, ये तो पता ही होगा आपको। हाँ सर, बात ये था कि रघु अपना टैक्सी डालना चाहता था और उसी चक्कर में रोहित जी से वो उनके बैंक से लोन निकलवाने के लिए कहता रहता था। रघु, मैंने तेरा सिबिल रिकॉर्ड चेक करा है, नेगेटिव है, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। जीजू, आपके होते हुए हमको लोन ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? जीजू को चक्कर चला दिए ना, हमको बहुत जरूरत है। आप कर सकते हो। आप रघु, रूल्स होते हैं और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। और जीजू, आप तो उसके बाद रघु ने क्या कांड किया हमको कुछ नहीं पता है। सर, रघु तब के स्क्रूटनी ऑफिसर प्रकाश पांडे को रिश्वत देकर लोन क्लियर करवाना चाहता था। इस बात का पता रोहित को चल गया। कल तक पे ऑर्डर बन जाएगा, परसों तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। आज रात को मेरी पेशगी दे देना, वरना लोन अटका रहेगा। लाओ, पे ऑर्डर लाओ, अभी एंड कैश करवा देता हूँ। क्या जीजू, छोड़ो ना, रहने दो। प्रकाश बाबू करवा दिए, आप नहीं करवा पाए तो बस इतनी सी बात है। और रूल तोड़ा है ना आपने, दोनों को जेल की हवा खिलवाऊंगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। रोहित मिश्रा, बहुत गुस्सा हो तुम, देख रहे हैं हम तुम्हें। रोहित की हत्या में पुलिस अब तक रोहित के पिता और उसके पिता के बड़े भाई की रंजिश को उसकी हत्या की वजह मान रही थी, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं खड़ी हुई कि कहीं रोहित की हत्या में रोहित के साले रघु दुबे का तो हाथ नहीं है। और जल्द ही ये संभावनाएं रोहित के भाई बॉबी के उत्तरांचल में होने के रहस्य को इस अपराध से जोड़ने वाली थी। बस देर थी रघु दुबे के मिलने की, और जल्द ही पुलिस ने पता लगाया कि जेल से छूटने के बाद आजकल रघु दुबे कहां था। मार अपने जीजा को। हाँ, ड्रग्स लेता हूं मैं, पर मैंने भी अपनी लाइफ सेट करने का सोचा था। बोला था टैक्सी डालना है, लोन करवा दो, लेकिन वो जीजा, हट, काहे का जीजा। 6 महीना जेल में रहना पड़ा, नशा मुक्ति करना पड़ा, और जेल से बाहर आते ही अपने जीजा को मुक्ति दे दी। अरे बाजार में उसे सुई चुबो दी, जहर कहां से लाया था? अब आप क्या मुझे वो इंजेक्शन गैंग वाला समझ रहे हैं? अपने नशे के इंजेक्शन लगाते में हाथ कांपते हैं मेरे, और आपको लगता है कि मैंने भरे बाजार में उसके जहर का इंजेक्शन लगा दिया? सिंह, सर, इसका नशा उतारो अच्छी तरह से, तभी उगलेगा ये। साहब, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ये जहर वहर मेरे समझ के बाहर है बिल्कुल। इस सब के पीछे जीजा के भाई का हाथ है। अब वो भी सुई से ड्रग्स लेता है। वो भी ड्रग्स लेता था? जीजा को बड़ा गर्व था अपने भाई पर, फिर मैंने उसे नशेड़ी बना दिया। क्या ये क्या कर रहा है? तुमने लगाई ना मेरे भाई को? जीजा मुझ पर चिल्लाया, लेकिन नशे ने बॉबी की बुद्धि फेर दी। भाई भाई का दुश्मन बन गया। समझता क्या अपने आपको? मैनेजर होगा अपने बैंक का, हम पे मैनेजर दिखाए तो गाड़ दूंगा उसको। सर, बॉबी का फोन रोहित की हत्या के 2 दिन पहले से बंद है। लास्ट लोकेशन भी उसके घर के एरिया की ही थी। तो बॉबी के फादर ने हमसे ये क्यों कहा कि बॉबी उत्तरांचल गया था? उसे ट्रैकिंग का शौक है, वो हफ्ता भर पहले ही उत्तरांचल गया है। हाँ बोल साहब, एक इम्पोर्टेंट खबर मिली है। सब बॉबी तो हमको यही बोल के गया था कि उत्तरांचल जा रहा है ट्रैकिंग के लिए। बॉबी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद है, और आप कह रहे हैं वो उत्तरांचल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉबी ने ही रोहित को मारा हो और आप बचा रहे हैं उसे? ये क्या बोल रहे हैं सर?
बॉबी अपने भाई को मार ही नहीं सकता सर। क्यों सविता जी, आपको भी यही लगता है? जी, रोहित जी को कोई और मारा है। बॉबी ड्रग्स लेता था, ये बात जानते हैं आप लोग? हाँ साहब, इसका भाई रघु है ना, उसी की संगत में भटक गया था वो। लेकिन साहब हम संभाल लिया था उसको। अगर आपने बॉबी को संभाल लिया था तो फिर रोहित आपको छोड़कर क्यों जाना चाहता था? हमें यह भी पता चला है कि रोहित अपने बैंक के पास ही किराए का मकान ढूंढ रहा था। बता सकते हैं क्यों? साहब वो बॉबी की हरकतों से ही परेशान था, इसीलिए अपनी बीवी के साथ अलग रहना चाहता था। लेकिन साहब हमने बात किए थे, मना लिया था, वो अपना फैसला बदल चुका था वो। अगर रोहित ने अपना फैसला बदल लिया था तो फिर किराए के मकान के लिए उसने टोकन मनी क्यों दी? सविता जी, रोहित बॉबी की वजह से ये घर छोड़कर जाना चाहता था या वजह कुछ और ही है? बॉबी की वजह से। ये बॉबी का फोटो, ये उसका मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ और 2 इन्फॉर्मेशन। एक, ये सुई से ड्रग्स लेता है, और दूसरा बीएससी का स्टूडेंट है। इसका बाप बोल रहा है कि रोहित की हत्या से 2 दिन पहले उत्तरांचल गया था, लेकिन इसका फ़ोन इलाहाबाद में बंद हुआ। तू देख जरा, कहाँ मिलेगा ये? ठीक है साहब, देखता हूँ। एक बच्चा हम खो चुके हैं, बॉबी को ढूंढ लीजिए प्लीज साहब। सच में कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। हमें तो लगता है साहब कि इस यमदूत ने कुछ किया है। दर्शन मिश्रा की बद्दुआ क्या सिर्फ उसकी जबानी भड़ास थी या उसके किए गए अपराध का कबूलनामा? ये पता लगाने के लिए पुलिस दर्शन के पागलपन को उसका दिखावा समझकर उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, और वहीं रोहित की हत्या और बॉबी के अचानक गायब होने में रघु की भागीदारी को भी खंगाला जा रहा था। सर, दर्शन को पिटने के बाद भी वो निर्वंश की रट लगाए हुए, और रघु भी वहीं का वहीं है। साहब, ये रिपोर्ट देखिए साहब, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है साहब, उन्हें कुछ नहीं किया है साहब। देखिए रिपोर्ट देखिए साहब। ये रिपोर्ट दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि पागल आदमी मर्डर नहीं कर सकता? उनका शरीर देखिए, बीमारी से शरीर उनका आधा हो रखा है, अब चलते चलते हाथ नहीं लगते हैं साहब। हमारी मानो तो रोहित की बीबी के गिरबान में झाँक कर देखो, खोट वही है। तुम कहना क्या चाहती हो? साहब, वो शादी के वक्त पेट से थी और शादी के बाद 7 महीने में उसे बच्चा हुआ। आपको यकीन नहीं तो आप पता कर लो। बैठिए। यह है आपके बेटे रिंकू की बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म की तारीख 3 फरवरी 2016। रोहित से आपकी शादी हुई 26 जुलाई 2015 को। डिलीवरी प्रीमेच्योर नहीं थी। यह आपकी डिलीवरी रिपोर्ट। शादी के समय तुम 2 महीने पेट से थी, यानी कि यह बेटा रिंकू रोहित का नहीं है। क्या यह सही है? सर, रिंकू रोहित का ही बेटा है। यानी कि शादी से पहले भी आपके रोहित से संबंध थे? सर, रोहित और सविता की शादी जुलाई में हुई थी, लेकिन शादी पक्की फरवरी में ही हो गई थी। तभी से दोनों मिलते रहे और घर उसी में रह गया। सर, ऐसी वैसी कोई बात होती तो रोहित मुझे बता देता पहले ही। तो आप ये साफ कर रहे हैं कि रोहित के मर्डर से उसकी बीवी सविता का कोई लेना देना नहीं? सर, मुझे जरा भी शक होता तो मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देता था। रोहित के फादर का यह मानना है कि रिंकू रोहित का ही बच्चा है, लेकिन हो सकता है ये बच्चा रोहित का ना होकर के किसी और का हो और रोहित ये बात अपने फादर को ना बता पाया हो। ये रोहित की बीवी सविता की हिस्ट्री निकालो, पता करो शादी से पहले उसका कोई अफेयर तो नहीं था। सर, रोहित के भाई बॉबी का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था, लेकिन रोहित की शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक नया एंगल पुलिस के सामने आया था। लेकिन क्या वो बच्चा वाकई रोहित का था? ये जानने के लिए पुलिस एक तरफ सविता के अतीत को खंगाल रही थी और वहीं बॉबी की तलाश भी जारी थी। और जल्द ही सविता से जुड़ी जानकारी के साथ पुलिस सविता के माता पिता से मिली। सविता का शादी के पहले से अफेयर था, ये एकदम सच है। हालांकि ये बात सविता ने हमें नहीं बताई। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये राज पहले से पता था ना? देखिए, जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, झूठ पकड़ा जाएगा। साहब, कॉलेज में वो किसी लड़के को प्यार करती थी। हाय
गांजा पी के घूम रहता है और तू दूसरी जाति के लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। घर की मान मर्यादा की कोनो फिक्र है कि नहीं? माँ साकेत बहुत अच्छा लड़का है माँ। पापा वो हमसे शादी तक करना चाहिए। चुप कर एकदम। बाप का कैंसर का इलाज करने का पैसा नहीं है और तू मैं वो पापा के इलाज के लिए पैसे तक दे रही हूँ। चुप कर बेशरम। कहाँ बके जा रही है हैं? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप बैठिए। अरे कैंसर हुआ नहीं, इन बच्चों की हरकत ही हमारी जान ले ली है। पापा ऐसा मत कहिए प्लीज। साकेत तो खबरदार उसका नाम लिया हमारे सामने तो। अरे आज तुम्हें फंसाने के लिए वो पैसे दे रहा है और कल पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया तो? पापा ऐसा बस जाओ अंदर जाओ। इससे पहले कि हमारी इज्जत नीलाम करके दूसरे जात वाले के साथ भाग जाए, इसके हाथ पीले करने पड़ेंगे। शादी के समय सविता गर्भवती थी क्या? ये क्या बोले हो साहबा? ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? ऐसा ना हो हमें बाद में पता लगे कि आप लोगों ने हमसे कुछ छुपाया है, अच्छा नहीं होगा फिर। सविता के माता पिता के बयान से ये साफ था कि शादी से पहले सविता ना सिर्फ साकेत नाम के एक लड़के से प्यार करती थी बल्कि उससे शादी भी करना चाहती थी। और यह भी साफ था कि रोहित से शादी से पहले से ही सविता गर्भवती थी। सविता के माता पिता के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने सविता के प्रेमी साकेत को पूछताछ के लिए बुलाया। ये बात सच है साहब कि हम सविता से प्यार करते थे, लेकिन सविता की फैमिली ने शादी की इजाज़त ही नहीं दी और हमारी फैमिली ने भी। उसके बाद हमारी शादी कहीं और तय हो गई। शादी के बाद सविता से मिलना हुआ? सर एक ही शहर में रहते हैं, कभी कभी आमना सामना हो जाता है, लेकिन वो अपनी गृहस्थी में बिजी है और हम अपनी। उसकी गृहस्थी तो उजड़ गई। मतलब सर? उसके पति का मर्डर हो गया। तुम्हें नहीं पता? नहीं साहब, ये कब हुआ? लेकिन ये तो तुम्हें पता होगा कि शादी से पहले ही तुमने सविता को प्रेग्नेंट कर दिया था। सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम उससे प्यार करते थे और हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। साकेत का बयान सविता का पक्ष मजबूत तो कर रहा था, लेकिन सविता एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जहां चारों तरफ से उंगलियां उसी के चरित्र पर उठने वाली थी। और जब एक औरत ऐसी परिस्थिति में होती है तो सच और झूठ चाहे जो भी हो, लेकिन उसका घेराव हमेशा शक की नजर से ही किया जाता है। और जब शक सच्चा साबित होता है तब अक्सर झूठ को मजबूरी बताया जाता है, और मजबूरी सिर्फ कायर ही नहीं, कभी कभी अपराधी भी बना देती है। साहब इस बॉबी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन इसके भाई रोहित की एक बात पता चली है। पता चला है कि वो किसी क्लिनिक में जाता था। क्लिनिक? कौन सा क्लिनिक? साहब वो गुप्त रोगों वाला क्लिनिक। आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमसे कहा कि रिंकू रोहित का बेटा है, जबकि सच तो यह है कि रोहित बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था। ये रोहित की मेडिकल रिपोर्ट जहां से वो इलाज करवा रहा था वहां से हमें मिली है। अब तुम हमें सच सच बताओ कि रिंकू बच्चा किसका है। अब तुम सच बोलोगे या फिर डीएनए टेस्ट करवाएं तुम्हारा? सर वो रिंकू सविता और हमारा ही बच्चा है। हम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थे। इसी चक्कर में माँ बाप ने जल्दी जल्दी में रोहित जी से शादी करवा दी। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तो कहा था कि उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारी वजह से उन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा। कैसे बताते आप लोगों को? शादी के बाद भी साकेत से मिलती थी? कभी कभी मिलते थे सर, भूल नहीं पाए थे हम उसको, लेकिन पिछले महीने उसने बुलाकर हमें प्रॉमिस लिया कि हम उससे दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसे क्यों? वो बोली कि हम अपने हस्बैंड को और धोखा नहीं दे सकते, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। सर हम तो पहले भी नहीं मिलना चाहते थे, पर एक दिन साकेत हमें मार्केट में मिल गया। सविता कैसी हो तुम? अच्छे हैं। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं तुम्हारे बगैर। देखो साकेत, अब तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और हमारी भी। लेकिन हम दोनों प्यार करते हैं। तुम हमसे एक बार कह दो, हम अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ सकते हैं। पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते साकेत। बेहतर होगा तुम हमें भूल जाओ। देखो हमें अवॉइड मत करो, वरना हम जाके तुम्हारे पति को सब बता देंगे। देखो सविता, मुझे गलत मत समझो,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सर हमें समझ नहीं आया कि खुद को रोकें या क्या करें, और हम आए दिन साकेत से मिलने लगे, और एक दिन रोहित जी के पापा को हम पे शक हो गया। क्या चल क्या रहा है आजकल? हाँ, रोहित को बताएं क्या चल रहा है? वो हमें डांट नहीं रहे थे, बल्कि हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। पापा जी वो हम पापा जी वो जूम करें। पापा जी रोहित इंपॉर्टेंट था, ये बात तुम्हारे ससुर सरपंच जानते थे? उन्होंने तो अपनी गंदी नीयत के चलते किसी को नहीं बताया, लेकिन रोहित जी ने कभी हमसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन रोहित तो उस क्लिनिक में शादी के बाद भी अपना इलाज करवा रहा था। रोहित जी जानते थे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, हमसे अपसेट भी थे, पर उन्हें अपनी कमी पर खुद भी शर्मिंदगी थी। एक दिन हमने भी हिम्मत करके उन्हें जाके सब कुछ सच बता दिया। हम जानते हैं कि वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा कि तुमने खुद हमें सच बता दिया। पर हम आपसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं, आपके पापा के बारे में। हम ये भी जानते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं? हम सब जानते हैं, और वो भी ये जानते हैं कि हम सब जानते हैं। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी नीचा दिखाते हैं। और हमने फैसला कर लिया कि हम इस घर में और नहीं रुकेंगे। हम रोहित जी के साथ नई जिंदगी बिताना चाहते थे, और इसलिए हमने साकेत को भी जाके बोल दिया। सविता मेरी बात हमने कहा ना साकेत, हम रोहित जी को अब और धोखा नहीं दे सकते। आज के बाद हमसे मिलने की या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। सविता सर, हमने उसकी फीलिंग्स की कदर की, अब फिर दोबारा हम उससे कभी नहीं। सर साकेत को तो हमने अलविदा कह दिया, पर जब रोहित जी के पापा को पता चला कि रोहित जी हमारे साथ कहीं और रहने की सोच रहे हैं। ये क्या मजाक है रोहित? मकान बदलने की क्या जरूरत है? फैसला हो चुका बाबूजी, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। रोहित जी नाश्ता नहीं किया, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया हम आज। पर इससे पहले कि हमारी जिंदगी सुधरती, रोहित जी चले गए। सर हमको तो लगता है रोहित जी के पापा ही मारे रोहित जी को, राक्षस से मारे। बॉबी को भी वही मारे। बॉबी को? शुक्ला जी, हम बाद में फोन करते हैं आपको। लेके जाओ इसे। अरे सर चल। अरे सर हमने क्या किया? लेकिन सर वो लड़की बकवास कर रही है, हमने उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची और ना ही कोई गंदा रिश्ता बनाया। गंदा रिश्ता ही नहीं बनाया, बल्कि अपने दोनों बेटों बॉबी और रोहित का मर्डर भी किया तुमने। फंस ना जाओ इसलिए फोटो डिलीट कर दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। सर हमें तो लगता है कि ये सब सविता की चाल है। उसने अपने प्रेमी साकेत के लिए हमारे दोनों बेटों को मार दिया होगा, और अब हमें फंस रही है। सर उसने सारी फोटो डिलीट कर दी होगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था उसको बॉबी को मारते हुए। हमें लग रहा है रोहित को भी उसी ने मारा होगा। अच्छी तरह से सोच के बोलो, बॉबी ने तुम्हें तुम्हारे ससुर के साथ देखा था या फिर साकेत के साथ? सर आप हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। सर हमें तो ये तक नहीं पता था कि सविता का ससुर सविता के साथ इतना बुरा कर रहा था। हम सच कह रहे हैं सर, हमने तो उससे मिलना तक छोड़ दिया था। सरबन के टेम्पो को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जिस दिन बॉबी गायब हुआ, सरबन, सविता, साकेत तीनों के फोन लोकेशन निकलवाओ। ये साफ है कि बॉबी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। ये बॉबी को मारने वाला और रोहित को जहर भरा इंजेक्शन देने वाला इन्हीं तीनों में से कोई एक है।
ये तीनों पिछले दिनों क्या कर रहे थे, किस किस से मिल रहे थे, सब पता लगाओ। सर ये साकेत के पिछले 2 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनमें एक आदमी प्रहलाद है जिससे लगातार बात हो रही थी। ये आदमी पैथोलॉजिस्ट है, ब्लड यूरिन की जांच करता है। हीरानगर में इसकी लैब है सर। चलो सर। साकेत मेरा दोस्त है सर। उसके पड़ोस में सैंपल कलेक्ट करने आता था, राह चलते मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई, बस। इस पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद की पूरी हिस्ट्री निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा के जहर वाला इंजेक्शन इसी ने बनाया हो। हेलो, ठीक है, थाने में मिलते हैं। सर, बॉबी का फोन बंद होने के बाद सरबन टेम्पो के साथ रामनगर सिग्नल क्रॉस करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर, सरबन। इसके फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन ये रामनगर एरिया में गया था, जंगल वाला एरिया सर, और वहां से सीधा वापस घर। सर, जो ह्यूमन बोन्स पुलिस को मिली उनका डीएनए टेस्ट होना अभी बाकी था, लेकिन शक के आधार पर सरबन मिश्रा को फिर से तलब किया गया। बता दो। चल सर, उस भिखमंगे शिवेंद्र की बेटी को घर लाने की सजा है। पिछले महीने का भाड़ा लाया हूं तुम्हारा, पता चला तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। क्या हुआ है? क्या बताएं सरपंच, डॉक्टर ने कैंसर बताया। अरे तो इलाज कराओ इसका। कैसे करवाएंगे इलाज, पैसा कहाँ है, और इसकी शादी भी करवानी है। पता नहीं सब कैसे होगा। अपनी बेटी दोगे? मतलब देखो, सारा इलाज मैं कराऊंगा, सारा खर्चा, ये घर का, महीने का खर्च सब दूंगा। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके बेटे की उम्र की है वो? अरे मेरा बेटा है इसकी उम्र का, उससे ब्याहते हैं ना। अरे मुंह मीठा कराओ, अब तुम हो गए हो मेरे ससुर समधी। अरे क्या देख रहे हो, ये पकड़ो, अरे ये लो। उसके इलाज का पैसा दिया हमने, और बदले में उसकी बेटी की इज्जत लूटी, उसके साथ जबरदस्ती की, बहू की मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने बेटे की हत्या की। सिर्फ बॉबी को मारा है सर, सिर्फ बॉबी को मारा है हमने सर। रोहित को नहीं मारा हमने सर, रोहित को हमने नहीं मारा सर, हम सच बोल। सरबन ने मान लिया था कि बॉबी की हत्या उसने की थी, लेकिन रोहित की हत्या के षड्यंत्र में एक नहीं 2 लोगों की भूमिका थी। सर आपको गलतफहमी हो रही है सर, हमने कुछ नहीं किया। तेरे उस पैथोलॉजिस्ट दोस्त प्रहलाद की सारी हिस्ट्री निकाल ली है हमने। डीएनसी बैंक में अकाउंट है आपका? जी। 25 तारीख को 1.5 लाख रुपए, 27 तारीख को फिर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। कहां से आए थे इतने पैसे? और प्रहलाद ने मान लिया है कि तूने ही रोहित को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। हाँ, हमने ही रोहित को मरवाया। हमें लगा कि रोहित को अगर रास्ते से हटा देंगे तो सविता को हम तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी शादी वहां हुई जहां प्यार नहीं था, और जहां प्यार था वो हमें मिली नहीं। सविता को मिलने के लिए हमने ब्लैकमेल किया, जबरदस्ती की। अगर वो रोहित, उस रोहित के चक्कर में आके सविता ने हमसे मिलना बंद कर दिया, और फिर हमें लगा कि रोहित को रास्ते से हटाना हो, वो भी हमेशा के लिए। अखबार में खबर छपी थी, सिरिंज अटैक, और हमने इंटरनेट पर भी पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ था जो सिरिंज से दिया जाता है, और जहर भी ऐसा कि कोई ये ना पता लगा सके कि आदमी की मौत कैसे हुई है। एक पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद हमारे पड़ोस में आया जाया करता था, हमने उससे दोस्ती कर ली। हमारे बहुत मनाने के बाद हमारी उससे 3 लाख रुपए में डील तय हुई। कभी कभी रिश्ते चाहत से नहीं मजबूरी से बनते हैं, लेकिन निभते तभी हैं जब एक दूसरे की कमजोरी को सच्चे जज्बातों की ताकत दी जाती है। रोहित और सविता ने एक दूसरे की कमी को इसी भावना से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बुरी नीयत रखने वालों ने उन्हें ये नियति दी, और वो चाहकर भी एक दूसरे के पूरक नहीं बन पाए।
कहते हैं कि औरत बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गलत सह के सहनशील बनना और उसे मजबूरी मानकर खामोश हो जाना यह सही नहीं है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान की जरूरतें उसके जीवन में उसकी दिशा और उसकी गतिविधि को निर्धारित करती हैं। अब ये जरूरतें कितनी जायज और नाजायज होती हैं, इस पर उनके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटनाक्रम तय होते हैं। हाँ सर, मैंने फोन कर दिया, बस आती है सर। हाँ सर। फोन किसने किया? हाँ सर, मैंने किया। आइए सर। ये देखिए सर, ये रूम है। तुम्हारा एक क्लाइंट था ना, नाम क्या था इसका? सर, रूम तो विवेक गरोडिया के नाम से बुक किया था सर। ठीक है, बाहर रुको। मैंने देखो बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? भी हो सकता है कि जिसने भी ये कत्ल किया है ये उसे अच्छी तरह से जानता हो, उस पर भरोसा करता हो और इसीलिए उसे इसने अंदर लिया हो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म। ओके सर। होटल में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ना? सारा फुटेज लो। सर, आप तो जानते ही ये होटल कैसा है सर। सर, दुनिया से छुपते छुपाते लोग यहाँ पे आते हैं सर। अब यहाँ पे भी सीसीटीवी लगाएंगे तो कौन आएगा सर? तुम्हें कब पता चला ये हुआ? सर, क्लाइंट ने रूम 3 बजे तक के बुक किया था। मैंने इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, इसलिए मैंने वेटर को खिड़की से झांकने को कहा। क्या रूम बुक किया तो कोई लड़की भी आई होगी साथ में? सर, पहले तो कोई नहीं आया था सर, लेकिन बाद में एक 40-42 साल की औरत आई थी। कितने बजे आई थी वो? करीब 1 बजे के आसपास सर, और 1-1.5 घंटा रुकी थी सर। नाम क्या था उसका? सर, हम यहाँ पे किसी विजिटर का नाम नहीं पूछते सर। सर, लेकिन मुझे एक लगता है कि वो जो औरत आई थी खून इसी ने किया है सर, क्योंकि वो औरत जाने के बाद इस लड़के से कोई मिलने नहीं आया था सर। मैंने एक 22 साल के लड़के ने ऐसे होटल में रूम बुक किया, उससे मिलने के लिए आई एक 40 साल की औरत। कौन हो सकती है ये औरत? मुंबई पुलिस को एक 22 साल के लड़के की लाश एक ऐसे होटल के कमरे से मिली जहां अक्सर लड़के लड़कियां दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में समाज में उनके इस व्यवहार को उचित नहीं समझा जाता, इसलिए वो ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ऐसी जगहों की शरण ली जाती है। क्या विवेक गरोडिया भी ऐसी किसी जरूरत के तहत वहां पहुंचा था? पर उससे मिलने तो एक औरत आई थी। क्या इस औरत के साथ विवेक का ऐसा कोई संबंध था जो समाज को स्वीकार नहीं होता? और क्या उसी अस्वीकृति का नतीजा था विवेक का कत्ल, या फिर वजह उससे भी ज्यादा भयानक थी? बस बस। ए हीरो है, किधर जा रहा है? हाँ? चल पैसे निकाल फटाफट। हेलो हेलो मैडम, जल्दी नहीं चाहिए, सांप के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? फटाफट पैसे निकाल वरना बहुत मार खाएगा अभी। एक मिनट। पैसे दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी तेरा बहाना नहीं चलेगा, समझा? अपन को पैसा चाहिए, वो भी अभी का अभी। हाँ मैडम, बहुत हो गया तेरा बहाना। कोई बहाना? अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। तू कहाँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैडम, आवाज नीचे करके बात कर, समझी? अपन पैसा लेने को आया है, वो भी खुद का। अरे तो हम हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना बराबर, तो प्रॉब्लम क्या है? और ये सब करने का क्या मतलब है? हाँ, तो इस महीने का इंस्टॉलमेंट किधर है? वो हम देखिए, मेरे पास पैसे हैं, आप आपके किसी आदमी को ऊपर भेजिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट देती हूँ। नहीं, चलो अपन ही चलता है, चलो। लेकिन आगे से याद रहे, 21 तारीख मतलब 21, अपन को 21.5 भी नहीं मांगता, समझी?
नहीं साहब, मैं नहीं मानता। मेरा बेटा किसी औरत के साथ, ये नहीं हो सकता साहब। तो तुम्हारा बेटा उस बाजारो होटल में क्या बिजनेस मीटिंग के लिए गया था? अब मुझे ये नहीं पता वो वहां क्यों गया था। आप जिस औरत के साथ चक्कर की बात कर रहे हो ना, वो झूठ है साहब। साहब मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। नाम क्या उसका? सर मेरा नाम सुहानी राउत है। मेरा और विवेक का 1 साल से अफेयर था। हमारा काफी सीरियस रिलेशनशिप है और इसके बारे में हम दोनों के परिवार वालों को पता है। विवेक का किसी 40 साल की औरत के साथ भी अफेयर था क्या? नहीं सर, बल्कि कल होटल में मैं उसके साथ थी। कितने बजे? सुबह 11 बजे। और वहां से निकली कब? तकरीबन 12:30 बजे। मैं और विवेक अक्सर उस होटल में जाया करते थे। क्यों? वो सर। ठीक है, फिलहाल जा सकती हो। अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमृता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए। अपने साथ साथ मेरे तुम्हारी और नैना की जिंदगी नर्क बना रखी है। अमृता, मुझे कुछ भी दे दो, जहर दे दो, मुझे मार डालो। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। नहीं प्रकाश, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। कब तक और क्यों मेरे लिए ये सब करती रहोगी? कब तक मेरे लिए बेइज्जत होती रहोगी? कब तक मुझे बचाती रहोगी अमृता? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। कुछ ठीक नहीं होगा अमृता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। टेंशन मत लो। और मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ। देखिए, पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। हाँ, तो मैं आपको ऐसे हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हाँ? अभी जो भी होगा ना, हम दोनों साथ में फेस करेंगे। हाँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी नहीं। उस औरत को 1 बजे तुमने होटल में आते हुए देखा, लेकिन उससे पहले वो लड़की आई, उसे नहीं देखा? सर, लेकिन उस औरत के पहले वहां कोई लड़की आई नहीं थी। अच्छा, जब वो लड़की खुद बोल रही है कि 11 बजे वो होटल में आई थी, तो तू मना क्यों कर रहा है? चल बता, झूठ क्यों बोल रहा है? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, हो सकता है मैं 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया होगा और उस वक्त वो लड़की आई होगी और मैं उसे नहीं देख पाया। सर, उस लड़की को नहीं देखा, औरत को तो देखा था ना? हाँ सर। उसका हुलिया बता। एक्सक्यूज मी, ये विवेक गरोड़िया का रूम नंबर कौन सा है? क्या हुआ? ये लड़की मेरा फोन तक नहीं उठाती, रात भर घर नहीं आई वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। अमृता, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये तो अमृता महाडिक है, विवेक की ट्यूशन टीचर। विवेक पिछले 1 साल से इससे ट्यूशन ले रहा था। नैना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नैना। अरे भाई साहब, कौन हो आप और क्यों शोर मचा रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे मालूम है कि वो है अंदर, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सॉरी। ठीक है। नैना, क्या आप विवेक गरोड़िया को जानती हो? हाँ, वो मेरा स्टूडेंट है। पिछले 1 साल से वो मुझसे ट्यूशन ले रहा है। आप उसे आखिरी बार कब मिली थी? क्या हुआ सर, आप
मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि विवेक का खून हुआ है। क्या? नैना, नैना, बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कितने दिन हुए तुम घर नहीं आई हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। प्लीज ये चिंता मिंता करने का नाटक बंद कीजिए। आपको पता है मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, फिर ये नाटक करके किसको दिखा रहे हो? क्या चाहिए क्या आपको मुझसे? समझिए, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वो मुझे मदद कर रहा था। पैसों की मदद? जी। क्यों? क्योंकि हमारे शारीरिक संबंध है। नैना, नैना, बेटा मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया मुझे? क्या कर रही हो बेटा, चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया मुझे? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? दादा, ये आदमी रोज मुझे परेशान करता है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। नैना क्या कह रही? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चुप बे। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट दीदी, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब मार पड़ती ना तो माँ बहन बेटी याद आती है। भाई साहब एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है नैना। दीदी ये देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नैना कहाँ? नैना! विवेक आपको कब से पैसे दे रहा था? 6-8 महीने से। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी हालत देखकर सचमुच में मेरी मदद कर रहा है। फिर बाद में मुझे उसके इंटेंशंस पता चले जब वो अपनी मदद की कीमत मांगने लगा और वाहियात फरमाइश करने लगा। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो पैसे देने आया तो और उस दिन उसने मेरे साथ में मैं मना भी नहीं कर पाई क्योंकि अगर वो पैसे देना रोक देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सर वो औरत झूठ बोल रही है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था, वो ऐसा इंसान नहीं था सर। पता नहीं औरत क्या चाहती है कि वो ऐसी घटिया कहानी उसके बारे में बता रही है। सर, मैं अमृता माड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आया हूँ। अमृता कहाँ है वो? विवेक के पिता का कहना है कि तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही और ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी जिसमें मैं खुद बदनाम हो रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं। और मेरी बेटी वो भी सब जानती है, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। तुम्हारे पति है कहाँ? जरा बुलाओ ना। सर वो मेरी बेटी को ढूंढने गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ सर कि मेरी बेटी मेरी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। मैं अपने पति को उन वसूली वालों से मार खाते हुए नहीं देख सकती और पैसों के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत उछाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए जी। पुलिस सब इंस्पेक्टर, बालवाड़ी पुलिस स्टेशन, राजन माने, और ये लेडी कांस्टेबल मीता सावंत। मुझे आपसे अमृता महाडिक और उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? ये अमृता और उनके फैमिली के बीच में पैसों से लेकर कुछ अनबन चल रही थी क्या? शुरू में तो नहीं, जब माडिक भाई साहब एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट का, और भगवान की दया से वो भी अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रकाश भाव को ये पता चला अचानक कि उनकी माँ को कैंसर है। पैसा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए, और बैंक वालों ने उनकी दुकान को सीज कर दिया। लेनदार भी घर पर आके हंगामा करने लगे और उनकी माँ का भी देहांत हो गया, जिनके लिए उन्होंने ये सब किया। बेचारे भाई साहब पूरी तरह टूट गए थे और बीबी बच्चों को ट्यूशन देके घर चला रही है और सर पे इतना सारा कर्जा भी है। नैना कहाँ? आई नहीं आपके साथ? सुनो
अगर मिलती तो उसे ले आता। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। झूठ बोल रहे आप। हमेशा की तरह आज फिर से उसने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके मुंह पर थूका होगा। आप दुखी मत होइए, आप मत रोइए, सब मेरी गलती है। मेरे गलत फैसले का नतीजा है कि नैना आपसे इतनी नफरत करती है। इस परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने आप को गिरा दिया। ऐसा बचा नहीं पाई। क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सर ये देखिए, इन पेपर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में विवेक ने अमृता को पूरे 9 लाख रुपए दिए। इसका मतलब अमृता सच बोल रही है। कोई ऐसा है जिसे अमृता और विवेक का ये रिश्ता पसंद नहीं था और इसीलिए उसने विवेक को मार दिया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है सर? अमृता का पति या उसकी बेटी भी हो सकता है, क्योंकि अमृता के मुताबिक उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में मालूम था। या फिर विवेक के घर वाले जो अपने बेटे की धोखाधड़ी और समाज में बेइज्जती से नाराज थे। विवेक की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। चूंकि विवेक उसे धोखा दे रहा था, हो सकता है उसने आवेश में आके विवेक को मार दिया हो। हेलो, नैना, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी ना दो, जितनी नफरत करनी करो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपने बाबा के साथ बदतमीजी से बात की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये समझी? तो तुमने मुझे पहले मार दिया है। जिस दिन तुम्हारे लालची होने की वजह से मेरा रेप हुआ गया। हम दोनों मिलकर ना धंधा करते हैं, खूब पैसे कमाएंगे, फिर शायद तुम्हारे पैसों की भूख शांत हो जाए। ऐसे भी अब हम दोनों की इज्जत तो रही नहीं है। यही सब करते हैं और ये जिम्मेदार माँ होने की और बीवी होने का नाटक ना बंद कर दो। सर, ये आशीष कनौजिया तो विवेक का कजिन निकला, उसके मामा का लड़का। मतलब एक ही फैमिली में एक के बाद एक 2 लड़कों का खून हुआ है। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर्स का रीजन भी इन्हीं के घर में हो? मजबूरी, जरूरत, लालच, नफरत चारों तरफ अपने पैर पसारे थी। हर कोई किसी न किसी गर्त में लिपटा था। कौन जुल्म सह रहा था, कौन जुल्म कर रहा था, कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता था। एक ही परिवार में हुए 2 कत्ल क्या पुलिस की मुश्किल को आसान करने वाले थे, या फिर ये केस और पेचीदा होने वाला था? क्या इन दोनों ही हत्याओं की वजह और हत्यारा कोई एक ही था, या फिर ये दोनों हत्याएं अपना अलग अलग कारण लिए हुए थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगले महीने हम 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा पैसों की चिंता हो रही है। मुझे पैसों से ज्यादा ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? ये सब उस विवेक का किया जा रहा है। अरे ना, मेरा बेटा तो कभी ऐसा था ही नहीं साहब। आशीष भी विवेक के साथ ट्यूशन जाता था। विवेक बहुत कोशिश करता था साहब मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की, मगर मैंने कभी भेजा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता था कि आशीष विवेक से दूर रहे, वरना वो शुरू से ही अपने जैसा बना लेता था उसे। बना लेता मतलब? सर, मेरा विवेक उस आशीष जैसा आवारा नहीं था। आशीष ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी और तब से शुरू हुआ था जब आशीष ने विवेक के स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद अच्छे नंबर लाना तो दूर, विवेक का पास होना मुश्किल हो गया था। सर, दोनों फैमिली एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। माने ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे वक्त पे इन्फॉर्मेशन घर से नहीं बाहर से निकालनी पड़ती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, कॉलेज में इंक्वायरी करो। ओके सर। सर, वो दोनों तो एकदम बेस्ट बडी थे, अच्छी बुरे सारे काम साथ ही करते थे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि दोनों को बिगड़ने में किसका हाथ है? अब हम कैसे बताएं किसने किसे बिगाड़ा? सर, लेकिन एक बात, पैसे बहुत उड़ाते थे। मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाऊं। हो सकता है कि इनके साथ में किए हुए क्राइम्स और कुछ गंदी आदतों की जानकारी इससे हाथ लगे, जिनका इसके कत्ल से कोई संबंध नहीं। ओके सर। सर,
आशीष के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष भी अमृता के कांटेक्ट में था, जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है। माने इसका मतलब ये बेस्ट बडीज और अमृता मिलके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। और एक बात सर, अमृता ने हमसे कहा कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब भी हम उसके घर पर गए वो कभी दिखाई नहीं दी। माने इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई एंगल्स हैं। जरा पता करो अमृता की ये बेटी कहाँ है और अमृता का आशीष से क्या वास्ता। सब मैं आशीष को जानती तक नहीं थी। विवेक ने मुझे आशीष से मिलवाया। किस लिए? उसने तो तुम्हारे पास से कभी ट्यूशन लिया भी नहीं था। फिर? ट्यूशन के लिए नहीं सर, वो एक्चुअली विवेक ने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने आशीष को मुझसे मिलवाया। मतलब ये कि अब आशीष मुझे पैसे देगा और उसके बदले में मैं उसके साथ भी। थैंक गॉड तुम आ गए। सुबह से रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे थे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ये कौन है? ये मेरा कजिन है आशीष। वो एक्चुअली मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे, तो मैंने इसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए। ये रेडी है, लेकिन क्या? उसे भी बदले में आपसे कुछ चाहिए। पागल हो गया? जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी तुमने इसे क्यों बता दी? अरे मैंने बताया नहीं, मुझे बताना पड़ा। आपको पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ उसी के पास पैसे थे। देखो अभी वो रेडी है, वो पैसे लेकर आया, ये आपके ऊपर। आपको पैसे चाहिए तो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके पैसे के बदले में मैं उसे वो सब कुछ देती थी जो वो चाहता था। आशीष ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया? आशीष उसे क्यों देगा 1 लाख रुपया? है कौन ये अमृता? और क्या समझती क्या आपने आपको? और ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रही है? उसने इतनी रकम निकाली होती तो मुझे पता नहीं चलता। साहब बकवास कर रही हो। साहब आप जब चाहे मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हुआ है। सर हमने आशीष के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स चेक किए, लेकिन उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेस नहीं हुआ है। तो अमृता झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? उसके पास झूठ बोलने का क्या मकसद है? जरा उस पर नजर रखो और उसकी बेटी की भी इंक्वायरी करो। ओके सर। नैना बेटी और अमृता मैडम के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, जैसे एक माँ और बेटी के बीच में होता है वैसे। अच्छा था मतलब? कुछ महीने पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई हो। साहब ये जो लड़की जा रही है ना, उसका नाम मयूरी है, नैना की सहेली है। आप उससे पूछिए, उसे सब पता होगा। तुम नैना की दोस्त हो ना, नैना के बारे में कुछ बता सकती हो? नैना बहुत अच्छी लड़की थी सर, बहुत होशियार थी, पर अचानक 5-6 महीने पहले उससे क्या हो गया पता नहीं, उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी सर। डिस्टर्ब रहती थी? किस वजह से? उसकी माँ के वजह से, पर क्यों ये पता नहीं। अच्छा नैना जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता होगा ना? तुझे पता है, एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। सर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। एक दिन मैं घर जा रहा था तो सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई नहीं मिला। प्लीज। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जहाँ आपका मन करे। आपके घर चले। सर एक तो वो खुद मुझे प्रोवोक कर रही थी, और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू एक घटिया इंसान है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। एक लड़की जो अपने माँ बाप से नाराज थी, उसकी परेशानियां जानने की बजाय तूने उसका फायदा उठाया। अब ये बता, नैना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से वापस नहीं आई है। माने नैना का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं सर,
लेकिन जिस तरह से नैना ने अपने बाबा को बेइज्जत करना तय कर लिया, उसका ये लाइफस्टाइल हमें सजा दे रहा है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि मजबूरी में किया है ताकि मेरा परिवार बच सके। आपकी मजबूरियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैना अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? हेलो, क्या सर? आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा। अमृता का वो एक फैसला जो उसने अपने परिवार की सलामती के लिए लिया, वो उसके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। देखिए, नैना की मौत किस तरह हुई ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। मेरा मतलब है सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या... अब ये सब पता करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी और ना ही हमारी खुशियां। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, लेकिन गलत समझौते मुश्किलों को कड़ा कर सजा सुना देते हैं। पुलिस के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल खड़े थे। ये कत्ल क्यों हो रहे थे? क्या इनका आपस में कोई संबंध था या फिर हादसों की ये कड़ी सिर्फ एक इत्तेफाक थी? पर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो शायद उनकी मेहनत को सही दिशा दे सकता था। सर, विवेक के पिता गोविंद का और एक नंबर है जो उसकी सौतीली मां यूज करती है। आशीष के मर्डर स्पॉट के बिल्कुल करीब इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से विवेक की सौतेली मां और आशीष के बीच में लगातार बातें हुआ करती थी। और एक बात सर, ये मोबाइल आशीष का है। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस पासवर्ड डाल के सिक्योर किए गए थे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पासवर्ड क्रैक किए। और सर ये देखिए, इसमें ये तस्वीर मिली है। और एक बात बताओ, आशीष के मर्डर स्पॉट के पास तुम्हारा मोबाइल कैसे? तुम समझ चुके हैं कि तुम्हारे और आशीष के नाजायज संबंध थे। अब सीधे सीधे बताओगी या अपने तरीके से बुलवाएं? हाँ सर, थे मेरे नाजायज संबंध आशीष के साथ, पर मैं क्या करती? विवेक के पिता से ना तो मुझे प्यार मिल रहा था ना ही सुख। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी उनसे शादी करवा दी थी, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर ये आशीष आए दिन मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसे दिए भी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिए हुए पैसे उस टीचर पर खर्च करता है। तो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी दिन मैं आशीष से बात करने गई। मैंने कहा, तुझे अमृता और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो मुझे पैसे देती हूँ क्योंकि उसके लिए वो सब मैं करता हूँ जो वो मामा नहीं करता है, और इन पैसों को लेकर मैं क्या करता हूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब है, मुझे हर बात से मतलब है। और हाँ, अगर मुझे धोखा दिया ना, बहुत पछताओगे। अब भी चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं बोल दूंगा मामा को कि मेरी मामी क्या चीज है, फिर न घर की रहेगी और न घाट की, समझे? बता, विवेक को क्यों मारा? मेरे यकीन मानिए सर, विवेक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन घर पर थी। आप चाहे तो मेरे घर के आसपास की औरतों से पूछ लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने उसे। जैसे ही कोई अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर को मारकर मौका परस्ती की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके गुनहगार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लोग नैतिकता को भुलाकर सिर्फ अपने सांसारिक सुखों के लिए जीने लगते हैं, अक्सर उनका अंत भी ऐसा ही होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यही हुआ था आशीष और विवेक के साथ। नई नई परतें खुल रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी थे कि आखिर विवेक का कत्ल किसने और क्यों किया था, और नैना का जो कत्ल हुआ था वो कोई हादसा था या फिर उसने सुसाइड किया था। ये जानने के लिए पुलिस ने सभी तथ्यों को शुरू से जांचने का फैसला किया। सर, विवेक की बॉडी जिस होटल में मिली, उस होटल का मालिक विवेक के पिता का दोस्त है। मतलब ये हो सकता है कि विवेक के वहां आने जाने और उसके अमृता के साथ के रिश्ते की खबर उसको लगातार मिलती हो। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे से तंग आके बाप ने उसे मरवा दिया? जिस दिन विवेक का खून हुआ, गोविंद के मोबाइल की लोकेशन होटल की थी क्या? नहीं सर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद ने अपना फोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया हो। होटल के मालिक और मैनेजर को उठा लो,
मैं मानता हूँ कि मैंने ही गोविंद को बताया था कि विवेक हमारे होटल में आता है, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया और न ही किसी को मदद की, और न ही हम जानते हैं कि गोविंद ने खून किया है या किसी से करवाया है। हम सच बोल रहे हैं साहब। माने विवेक का मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वो सारी चीजें जो उसके कमरे से बरामद हुई लेके आओ। एक बार फिर से सब कुछ बारीकी से देखना होगा, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ओके सर। पैसे किधर है? अपन ने बोला था ना एक भी दिन लेट नहीं मांगता। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश गई तेल लेने, पैसे निकाल अभी कभी, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगा इधर ही। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास पैसे नहीं है, आप ही बताइए हम क्या करें। इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अपन को 10,000 नहीं 18 लाख रुपए लेने का है। कितना? 18 लाख। और वैसे भी तेरी तो 10,000 की भी औकात नहीं है। चल अपन तेरे को एक दिन का और टाइम देता है, इंतजाम करके रख, वरना अपन इंतजाम करेगा ना बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को, समझा? हाँ। एक दिन का टाइम। माने मैं कह रहा था ना हम कुछ मिस कर रहे हैं, बुलाओ उसे और दिखाओ ये वीडियो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? जा, लेकिन अपना और अपनी ये बेटी का वीडियो लेते जाना, ताकि पुलिस को भी तो मालूम पड़े कि तूने कितने पैसे लिए मेरे साथ सोने के। और तुम उसकी धमकी से डर गई, पुलिस के पास आने की बजाय तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे मारने का प्लान बना डाला। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? वो तो हमें पैसे देता था, हमारा कर्जा उतरता था उससे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पूछते? मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आती। कोई भी लड़की विवेक जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती? वो इतना डोमिनेटिंग है, औरतों को जूती की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है उन्हें। कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता सर, हमने सुहानी का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक नाइफ और एक सीढ़ी खरीदी। ये माल जहां से खरीदा गया वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने और एक लड़के ने मिलकर वो सीढ़ी टेम्पो में डाली और वहां से निकल गए। टेम्पो का नंबर मिला? हाँ सर, वो टेम्पो राहुल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, और ये राहुल वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और ये राहुल सुहानी का कजिन ब्रदर भी है। सर, जिस होटल में विवेक का मर्डर हुआ वहां से कुछ ही मीटर दूरी पर राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शायद उसी नाइफ से ये खून हुआ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सीढ़ी क्यों खरीदी। हाँ सर, उस दिन रूम में झांकने के लिए हमने यही सीढ़ी यूज की थी। पर सर ये हमारे होटल की सीढ़ी नहीं है सर। हमें लगा कि उस दिन जो प्लम्बर यहाँ पे काम करने आया था उसकी रह गई होगी सर। बोलो, क्यों मारा विवेक को? विवेक ने मुझे बिना बताए हमारा इंटीमेट मोमेंट का वीडियो बना लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगा। तो जब मन करता मुझे यूज करते, दिन रात कभी भी। तंग आ गई थी इस सबसे। फिर मैंने राहुल की मदद से विवेक को मार दिया। काश तुम बच्चे ये समझ पाते कि जिसे तुम आसान रास्ता समझते हो वो मुश्किल और जेल ले जाने वाला है। अगर तुमने वक्त पे पुलिस की मदद ली होती तो न सिर्फ विवेक को उसके किए की सजा मिलती, बल्कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटनी पड़ती। पुलिस ने आशीष और विवेक के कत्ल की पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन नैना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, क्योंकि ये नहीं पता चल पाया था कि उसका कत्ल हुआ था या ये कोई हादसा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। और ना ही उसे बलात्कार और उसकी मौत के लिए इंसाफ मिल पाया। अमृता और प्रकाश ने अगर अपनी मजबूरियों की वजह से गलत रास्ता नहीं अपनाया होता
तो नैना शायद आज जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सुहानी और राहुल को विवेक के कत्ल के लिए और पूनम को आशीष के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए इसके सामने कभी हथियार न डालें, बल्कि बेहतर कल और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष करें और किसी भी हाल में, किसी भी रूप में जुर्म के भागीदार ना बने और कोशिश करें कि कोई और भी इसका शिकार ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।